आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी पर फोकस करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक अकेले सामाजिक कार्यकर्ता ने एक बहुत बड़ी हेल्थ केयर अर्थव्यवस्था को जन्म दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कॉरपोरेट दुनिया में तो कभी कदम नहीं रखा, लेकिन पूरी दुनिया के लिए व्यापार के नियम ही बदल दिए। जरा सोचिए, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसा लीडर जिसकी दार्शनिक प्रतिभा ने दूसरों के लिए अपार कॉर्पोरेट संपत्ति उत्पन्न कर दी, जबकि वो खुद जीवन भर पूरी तरह से बस एक कार्यकर्ता ही बना रहा। उसने अपना ब्रिलियंस दिया और बाकी कंपनियों ने उससे बिलियंस कमाए। ये एक अदृश्य आर्किटेक्ट की कहानी है। इस पूरे सफर को बारीकी से समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। टाइकून बनाने वाला अदृश्य टाइकून, आयुर्वेद अर्थव्यवस्था की जागृति, अरबों डॉलर का बदलाव, खरपतवार से वैश्विक उद्योग तक का सफर और अंत में एक अधूरी और रहस्यमयी विरासत। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, टाइकून बनाने वाला अदृश्य टाइकून। आइए जानें कि उपभोक्ता की मानसिकता को पूरी तरह से बदलने वाला यह व्यक्ति वास्तव में कौन था। दिलचस्प बात यह है कि ये क्रांतिकारी कोई पारंपरिक व्यवसायी नहीं था। मतलब ये एक उच्च शिक्षित टेलीकम्युनिकेशन वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्रांस से पीएचडी की और यहाँ तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम भी किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन चुना और अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय सेवा को समर्पित कर दिया, ना कि किसी बिजनेस को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, आयुर्वेद अर्थव्यवस्था की जागृति। देखते हैं कि कैसे उनकी सोच ने भारत के पूरे आयुर्वेदिक क्षेत्र में एक नई जान फूंक दी। उनका सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा, ये सच में कमाल है। 1994 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ किरण बेदी के सामने हुए एक बड़े प्रदर्शन से लेकर तिहाड़ जेल जाने तक। फिर 1997 में इतिहासकार धर्मपाल जी द्वारा प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों से उनका परिचय हुआ और इसके बाद उन्होंने पूरे देश में 13,000 से अधिक जनसभाएं करके सीधा जनता को शिक्षित किया। यहाँ उन्होंने चिकित्सा को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उनका जोर सिर्फ बीमारी के इलाज पर नहीं, बल्कि शतायुपैथी यानी 100 साल के स्वस्थ जीवन पर था। उनका मानना था कि एलोपैथी टॉक्सिन्स का उपयोग करके बीमारी का इलाज करती है, जबकि आयुर्वेद शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि बीमारी हो ही ना। उनका फोकस इलनेस पर नहीं, बल्कि वेलनेस पर था। और देखिए, ये केवल एक जमीनी स्तर का आंदोलन नहीं रह गया था। धीरे धीरे आधुनिक एलोपैथिक डॉक्टर और मेदांता जैसे बड़े संस्थान भी पारंपरिक आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के इस संलयन को अपनाने लगे। प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीएम हेगड़े ने भी आयुर्वेद को सभी चिकित्सा विज्ञानों की जननी माना, जो सीधे तौर पर इसी फिलॉसफी से मेल खाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अरबों डॉलर का बदलाव। कॉर्पोरेट परिदृश्य पर उनके प्रभाव को असल में समझने के लिए सीधे हार्ड डेटा पर चलते हैं। इस डेटा को ध्यान से देखिए। आयुर्वेद बाजार का विकास सचमुच आश्चर्यजनक रहा है। केवल 20 वर्षों में ये बाजार 2004 के $1 बिलियन से छलांग लगाकर 2024 में $10 बिलियन का हो गया। ये जो 10 गुना की सीधी वृद्धि है, ये उस जागरूकता के साथ बिल्कुल मेल खाती है जो पूरे देश में पैदा की गई थी। अगर हम इस मैक्रो डेटा को रियल ब्रांड्स के साथ जोड़कर देखें, तो स्थापित कंपनियों ने इस आयुर्वेदिक ब्लूप्रिंट से अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की। डाबर 1200 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया और इमामी 1300 करोड़ से 28,000 करोड़ की कंपनी बन गई। इस ज्ञान से इन कंपनियों ने लिटरली अरबों कमाए। बाजार की मांग में ये इतना आक्रामक बदलाव था कि जो आयुर्वेदिक समाधान 2004 में पूरे हेल्थ केयर का सिर्फ 5% हिस्सा हुआ करते थे, आज वे 25% हिस्से पर राज कर रहे हैं। भारतीय स्वास्थ्य सेवा में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। हमारा चौथा हिस्सा है, खरपतवार से वैश्विक उद्योग तक। चलिए देखते हैं कि कैसे इस आंदोलन ने साधारण पौधों को मल्टी बिलियन डॉलर कंज्यूमर गुड्स में बदल दिया। जब जनता ने प्राकृतिक चीजों की मांग शुरू की, तो एक गजब का डोमिनोज इफेक्ट हुआ। कोलगेट जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी झुकना पड़ा। अपनी बाजार हिस्सेदारी बचाने के लिए उन्हें उपभोक्ता आधार में पनप रही राष्ट्रवादी और आयुर्वेदिक भावना के अनुकूल होना पड़ा और मजबूरन नमक, लौंग और नीम आधारित वेद शक्ति जैसे उत्पाद लॉन्च करने पड़े। जरा इस नंबर के स्केल की कल्पना कीजिए।
आज केवल एलोवेरा का बाजार ही 15,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। एक अकेले पौधे की कैटेगरी के लिए ये एक खगोलीय वैल्यूएशन है। ये सोचना भी आश्चर्यजनक है कि जिस पौधे को कभी किसानों द्वारा एक उपद्रव या खरपतवार कहकर खारिज कर दिया जाता था, उसे व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से एक वैश्विक उद्योग का केंद्र बिंदु बना दिया गया। और आज स्थिति ये है कि भारत दुनिया की 80% एलोवेरा आपूर्ति का उत्पादन करता है। तुलसी की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे घरों के आंगन में मिलने वाले एक साधारण से पौधे को इम्यूनिटी बूस्टर, फेस वॉश और कैंडीज के रूप में फिर से स्थापित किया गया। और इसका परिणाम ऑर्गेनिक इंडिया जैसी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय लाभ, जो आज 5,000 करोड़ का ब्रांड बन चुका है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे चर्चित हिस्से पर, एक अधूरी और रहस्यमयी विरासत। आइए देखें कि इस कार्यकर्ता का जीवन किस अनसुलझे मोड़ पर समाप्त हुआ। ये टाइमलाइन उनके आखिरी सफर को मैप करती है। 2006 में पतंजलि को स्थापित करने में मदद करने के बाद उन्होंने 2009 में भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, जहां उनका लक्ष्य स्वदेशी अर्थशास्त्र को लेकर प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव डालना था। लेकिन फिर 30 नवंबर 2010 को उनके जन्मदिन के दिन ही उनका अचानक निधन हो गया। अगर हम उपलब्ध रिपोर्ट्स और दावों को निष्पक्ष रूप से देखें तो उनकी मृत्यु की परिस्थितियां आज भी गहरी अनिश्चितता का विषय है। दावों के अनुसार उनके होठ नीले पड़ गए थे, कथित तौर पर कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया और अचानक दाह संस्कार के लिए उन्हें जल्दबाजी में हरिद्वार ले जाया गया। ये सभी चीजें आज भी पब्लिक डोमेन में डिबेट का विषय हैं। तो आखिर में ये बड़ा सवाल जहन में रही जाता है, क्या इन कॉर्पोरेट साम्राज्यों के पीछे के इस अदृश्य निर्माता को एक असामयिक मेडिकल त्रासदी का सामना करना पड़ा, या वैश्विक एकाधिकार को खत्म करने का उनका अभियान समय से पहले ही रोक दिया गया? ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।